subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। अभी हम फ्रेंड प्लाटो के एजुकेशन सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या क्या सब अपना व्यू रखा था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, जहां पर लिखा गया है कि इट लिंक विद द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर ही आधारित है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एजुकेशन एक अहम रोल प्ले करता था एक सोसाइटी के भीतर हारमोनी, एक इंटर रिलेशनशिप रखने में, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हर एक व्यक्ति एक समान रूप से हर एक चीज़ का बेनिफिट उठा पाता था, जिस कारण एक सोसाइटी के भीतर एक हारमोनी बरकरार रहता था। यहाँ पर अर्नेस्ट वाकन ने एजुकेशन को लेकर यहाँ पर लिखा है कि मेंटल मेलोडी बाय मेंटल मेडिसिन। अगर हम बात करें एक व्यक्ति को एक अच्छा सोच देना, एक अच्छा आइडिया देना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना, तो वो सब किसके थ्रू हो सकता है कि एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर एक एजुकेशन को वो मेडिसिन के थ्रू मानते थे, जहाँ पर एजुकेशन के थ्रू ही हमें समाज में बदलाव ला पाएंगे। मैनी इविल इन सोसाइटी कैन बी एलिमिनेटेड बाय एजुकेशन। तो उनका मानना था कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बेकार के कॉन्सेप्ट हैं, जो कि अनजस्टिस हैं, ये सब को अगर हमें मिटाना है तो हमें एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। एजुकेशन के थ्रू ही कुछ रिफॉर्म आ सकता है व कुछ चेंजेस आ सकता है एक सोसाइटी के भीतर। जितना भी अज्ञानता हमारे सोसाइटी के भीतर भरा हुआ है, अगर हमें उसे दूर फेंकना है तो हमें एजुकेशन को मोस्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा। एक एजुकेशन के थ्रू हमें एक व्यक्ति का अज्ञान दूर कर पाएंगे और उसको ज्ञानी बना पाएंगे। यहाँ पर रूसो प्लाटो के जो बुक था उसके ऊपर कमेंट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन दैट हैज़ बीन एवर रिटन। तो उनका मानना था कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो था एजुकेशन के ऊपर सबसे बेहतरीन बुक था, वो मानते थे कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस एजुकेशन के ही ऊपर आधारित है। इसलिए वो सोचते थे कि उन्होंने जो एजुकेशन के ऊपर जो भी ग्रंथ लिखा था वो सबसे बेस्ट था। प्रोफेसर बार्कर ने टिप्पणी देते हुए यहाँ पर लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग फॉर स्पेशल वर्क एंड कीपिंग परफॉर्मेंस। तो जनरली ये उनका मानना था कि एक एजुकेशन के थ्रू एक सोसाइटी को कंट्रोल करना बहुत ही इजी था। हर एक चीज़ का बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस में वृद्धि आना एक एजुकेशन के थ्रू ही संभव है। एजुकेशन इज़ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें एजुकेशन के थ्रू ही हमें हमारे सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन करने में सक्षम होते हैं। कब होते हैं? जब हम एक अच्छा नौकरी करते हैं, उस नौकरी से हम हमारे स्टेट को मदद करते हैं, साथ ही साथ हमारे खुद का भी भरण पोषण हो जाता है। मिक्सचर ऑफ एथेनियन इन प्राइवेट हैंड एंड स्पार्टन सिस्टम फुली स्टेट कंट्रोल। अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर एक मिक्सचर कंपोजिशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पर एथेनियन के पास प्राइवेट हैंड था और स्पार्टन के पास स्टेट कंट्रोल था। तो ये दोनों मिलकर ही वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रूल एंड रेगुलेट करते थे। अभी हम कुछ फीचर्स के ऊपर आलोचना कर लेते हैं, जैसे कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन। तो एजुकेशन के ऊपर स्टेट का ही अथॉरिटी था, स्टेट ही उसको रूल एंड रेगुलेट करता था। एजुकेशन उस समय कंपल्सरी था, जहाँ पर पेरेंट्स का निर्णय भी नहीं लिया जाता था, पेरेंट्स का कुछ भी वहाँ पर वैल्यू नहीं था। जब भी एक बच्चा पैदा हो जाता था तो वो स्टेट के अंडर में चला आता था, उसके बाद स्टेट ही उसका भरण पोषण करता था। इक्वल एजुकेशन टू मैन एंड वुमेन। तो दोनों को बराबर से एजुकेशन दिया जाता था। नॉट क्लियर मेंशन अबाउट द एजुकेशन ऑफ कॉमनर। तो कॉमनर्स को किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता था उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं बोला गया है। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ ऑल लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क। तो जनरली यहाँ पर उनका लिए बहुत ही सख्ती था, उनको हर एक चीज़ को एक बेटर वे में बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। एम्ड एट मोरल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये दोनों तरह से एक व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट चाहते थे, वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली, दोनों तरफ से ही वो व्यक्ति डेवलप करें। चीफ ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस द फिलोसोफर किंग। तो उनका मेन उद्देश्य था एजुकेशन सिस्टम से उनको बेहतरीन से बेहतरीन फिलोसोफर किंग पैदा करना। 2 ईयर ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे को 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो अपने देश की जब भी ज़रूरत पड़े तो एक सोल्जर के रूप में वो एक काम कर पाए। अभी हम उनके एजुकेशन सिस्टम के कोरिकुलम के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वो अरेंज हुआ है। पहला आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 20 से लेकर 20 साल तक दिया जाता है। देन आता है हायर एजुकेशन, जो कि 20 से लेकर 35 साल तक दिया जाता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, जो कि पहला स्टेज होता है, जो कि 20 से लेकर 6 साल तक आपको किस किस के ऊपर आपको नॉलेज देंगे। पहला होता है लैंग्वेज के ऊपर, आपको लैंग्वेज सिखाएंगे कि आपको किस प्रकार का भाषा बोलना है। देन दूसरा है आपको रिलीजन के ऊपर ज्ञान देंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज्ञान देंगे, जहाँ पर आपको धार्मिक बनाने की चेष्टा किया जाएगा।
हमारे सेकेंड स्टेज में 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक हमें क्या सब के बारे में हमें सिखाएंगे। पहले तो हमें म्यूजिक के बारे में सिखाएंगे और दूसरा हमें जिम्नास्टिक के बारे में सिखाएंगे। म्यूजिक के बारे में सिखाने का मूल लक्ष्य था हमारा सोल को डेवलप करना और जिम्नास्टिक के थ्रू हमारे बॉडी को डेवलप करना वो चाहते हैं। थर्ड स्टेज में जब हमारा उम्र 18 से लेकर 20 तक होगा तब हमें वो मिलिट्री एजुकेशन के बारे में हमें प्रशिक्षण देंगे, जहां पर हमें कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन 2 साल के लिए हमें दिया जाएगा, जहां पर हमारे 18 साल से लेकर हम 20 साल तक, हमारा जब उम्र 20 साल तक होगा तब तक हम वहां पर मिलिट्री एजुकेशन के बारे में प्रशिक्षण लेंगे। देन आता है हायर एजुकेशन, जो शुरू होता है हमारे 20 साल की उम्र में ही, जो कि हमें लगभग 30 साल तक ही हमें हायर एजुकेशन देते रहेंगे। वहाँ पर हमें एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड अदर सोशल साइंस के बारे में हमें ज्ञान देंगे। हायर एजुकेशन के सेकेंड स्टेज जो शुरू होता है 30 से लेकर 35 साल के उम्र तक, हमें क्या वो सिखाएंगे, वो हमें डायलेक्टिकल सब चीज़ दिखाएंगे कि हमें कैसे एक फिलोसोफर किंग बनना है, उसके ऊपर हमें वो ज्ञान देंगे। और फिलोसोफर किंग का शुरुआत व ट्रेनिंग कब शुरू होता है, 35 से लेकर 50 साल तक हमें फिलोसोफर किंग बनने का बारे में हमें ज्ञान देंगे कि आप कैसे एक अच्छा फिलोसोफर किंग बन सकते हो, जो कि हमारा शुरुआती करियर 15-15 साल के इंटरवल में सब एजुकेशन में हमें देखने को मिला है, जहाँ पर हमें बहुत सारे नॉलेज के ऊपर हमें वो ज्ञान देंगे। उसको और एक बार रिकैप कर लेते हैं कि उनका एजुकेशन को लेकर उनका क्या आइडिया था। अगर हम बात करें तो वो एजुकेशन को वर्च्यू ऑफ नॉलेज मानते थे, जहाँ पर एक इंटेंजिबल वर्ल्ड में नॉलेज ही एकमात्र रास्ता है जहाँ से व्यक्ति का स्वभाव से में परिवर्तन आएगा, उसके आइडिया में, उसके सोल में, उसके आत्मा में, हर एक जगह में अगर विकास होना है तो उसको बेटर एजुकेशन देना पड़ेगा। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। तो उनका वहाँ था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जहाँ पर 3 क्लासेस के लिए बराबर एजुकेशन दिया जाएगा। कहाँ पर भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में कहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर एक वर्ग के बच्चे को समान वे में ट्रीट किया जाएगा। Education as basis for choosing citizen for specific tasks in the ideal state, also the basis for social mobility among 3 classes। उनका मानना था कि एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है जहां पर हम एक पर्सन के गुण के बारे में पहचान पाएंगे कि एक पर्सन किस लिए बना है, उसका मेन फंक्शन एक सोसाइटी के भीतर क्या होगा, वो सब डिसाइड होता है एजुकेशन के प्रोसीजर के थ्रू में। एक लड़का अगर अच्छा परफॉर्म करता है, वो एक अच्छा फिलोसफी दे पाता है तो वो फिलोसोफर क्लास, एक बच्चा अगर अच्छा से यूथ कर पाता है तो वो ओरियर क्लास। इस हिसाब से एक व्यक्ति के प्रोफेशन को डिसाइड किया जाता था। वहाँ पर एजुकेशन 3 फेजेस में दिया जाता था। पहला होता था एलिमेंट्री एजुकेशन, देन होता था हायर एजुकेशन, देन होता था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू रूलिंग क्लास। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि शुरू होता है शुरुआती 20 साल तक, आपको किस 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 चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। पहले तो आपको जिम्नास्टिक के बारे में ज्ञान देंगे, देन म्यूजिक के बारे में। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, जो कि नेक्स्ट 15 साल तक आपको क्या क्या सिखाएंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना है, जहाँ पर आपको बहुत सारे नॉलेज का ज्ञान देंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एरिथमेटिक, फिलोसॉफी, लॉजिक और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तब उस दौरान आपको क्या करेंगे कि आपको गार्डियन क्लास के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे। आपको किस प्रकार से एक अच्छा अथॉरिटी बनना है उसके बारे में भी आपको प्रशिक्षण देंगे। देन आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो कि नेक्स्ट 15 साल भेजा जाएगा, जहां पर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए आपको लेना पड़ेगा, जहां पर आपको हर एक चीज़ को, हर एक मैनेजमेंट को आपको सीखना है। अब हम उनके एजुकेशन सिस्टम के प्लस और माइनस पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। सेम्स फॉर बोथ सेक्सेस, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर सोसाइटी बहुत ही लिबरल था, जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों को साथ में पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था। वहाँ पर एजुकेशन का इतना महत्व था कि हमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर उनको पढ़ाते हुए देखने को मिला था, जहाँ पर मैथमेटिक्स से लेकर तो ज्योमेट्री से लेकर लॉजिक के ऊपर वो एक तरफ से उनको वाइस बनाने की चेष्टा में लगे हुए थे कि कैसे एक व्यक्ति के भीतर उसका इनर क्वालिटी को डेवलप करके कैसे एक व्यक्तित्व को महान हमें बनाना है, उसके ऊपर वो फोकस थे। माइनस था यूटोपिक, रेजिमेंटेड, अंडरमाइन इंडिविजुअलिटी, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सपेंसिव। तो ये था उसका माइनस पॉइंट। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो और एक व्यक्ति का होप को वो तोड़ देते थे। एक व्यक्ति अगर दूसरे स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर पाता था तो उसको और दूसरा बार मौका भी नहीं दिया जाता था।
अगर हम उसके क्रिटिसिज्म के ऊपर जाएं तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेनली फॉर द गार्डियन क्लास। तो ये जब कॉन्सेप्ट था एजुकेशन सिस्टम, तो वहाँ पर खाली गार्डियन क्लासेस को प्रायोरिटी देखते हुए ही वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा महत्व दिया गया था। देन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था, बहुत ही लेंदी था, बहुत ही समय के अंतराल के बाद एक व्यक्ति को राजा बनने का मौका दिया जाता था। इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो उस समय क्या होता था कि आपको अपने लाइफ के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता था, आपको एक चेन में बांध दिया जाता था जहाँ पर आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना ही है। सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुरुत्व दिया जाता था। एक फिलोसॉफिकल थॉट लाने के लिए वहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर के थ्रू ही एक व्यक्ति के भीतर एक इनर क्वालिटी जागृत हो सकता है और वो महान बन सकता है। नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्टेजेस, तो यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं था किसी भी स्टेजेस के ग्रुप के साथ। तो हर एक वर्ग के लोग अपने ही काम में मग्न रहते थे, कोई भी इंटर रिलेशनशिप का वहाँ पर चांसेस ही नहीं था। नो एजुकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर एजुकेशन में जो अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी ऐसा बेसिक एजुकेशन दिया नहीं गया था। डाइवर्सिटी टू ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत ही वहाँ पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिला था कि जहाँ पर एक व्यक्ति अगर कोई भी जगह पर फेल हो जाता था तो उसको आगे बढ़ने का और मौके भी नहीं मिलता था, जहाँ पर पूरा सोसाइटी बटा हुआ था। जिस सोसाइटी में खाली मेरिटोक्रेसी के बेसिस पर जो बेहतर करता है उसी को ही चांस, जो थोड़ा भी फेल मान जाता है तो उसको सोसाइटी में और कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था, उसको लोअर सेक्शन में ही डाल दिया जाता था। इसीलिए हर एक व्यक्ति चेष्टा करता था कि वो अपना कैसे बेस्ट दे पाए। अगर हम बात करें तो किंग का रूल होता था 15 साल के लिए, तो किंग एक बनता था तो वो 15 साल के लिए ही रूल कर पाता था।